Today we are going to start मुगल एम्पायर, फोर्थ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। तो आप लोगों का चौथा चैप्टर जो है वो मुगल एम्पायर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मुगल एम्पायर एज सच तो बहुत बड़ा है और जितना आप उसको कवर करें उतना छोटा होगा, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम पोर्शन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करा दी जाए। मुगल एम्पायर की बात जब आती है तो एक तरह से मुगलों वाली जो शान होती है वो पहले दिमाग में आ जाती है कि हाँ, मुगल किस तरह के थे और वो क्यों ऐसे थे। अभी जब आप उनका जो है बैकग्राउंड जानेंगे, उनकी हिस्ट्री जानेंगे, तो अपने आप आपको ये पता रहेगा कि हाँ, वो किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे। तो मुगल जो एम्पायर थे, जो मुगल एम्पायर था, वो एक तरह से धीरे धीरे करके आपके उसमें देखा गया कि उसमें बढ़ाव भी हुआ और घटाव भी हुआ। उनका एरिया बढ़ता भी गया, उनका एरिया घटता भी गया। तो मुगल एम्पायर कब से स्टार्ट होता है? हमने आपको बताया था कि जब दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान जो थे वो थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो 1526 में जो है पानीपत का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत 1, और जिसमें जो है आपके एक तरह से बाबर ने शिकस्त दी थी जो है आपके इब्राहिम लोदी को, और जिसकी वजह से जो है दिल्ली सल्तनत ख़त्म हुई और यहीं से शुरुआत होती है आपके एक तरह से मुग़ल एम्पायर की। लेकिन मुग़ल एम्पायर को पढ़ने से पहले बाबर का नाम आया, तो बाबर को पढ़ने से पहले उनकी जो है आपके एक तरह से कंप्लीट बायोग्राफी जानने की कोशिश करें। पहली चीज़ तो ये कि मुग़ल जो शासन है वो कब से कब है, मुग़ल एम्पायर जो था वो कब किस डेट से किस डेट तक था। तो इसका एक्सटेंशन अगर हम लोग देखें तो 1526 से 1526 से ये 1857 तक, जब तक कि ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से इंडिया को कैप्चर नहीं कर लिया था, तब तक 1857 तक जो है आपके एक तरह से ये था। 1857 में जब बहादुर शाह जफर को, जो आखिरी जो है आपके एक तरह से रूलर थे ब्रिटिशर्स के, तो बहादुर शाह जफर को जो है आपके कैद कर लिया गया, उनके बेटे को कैद कर लिया गया, और उसके बाद फिर जो है 1857 में आकर के ये सारा जो है आप ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके ये एम्पायर यहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन जो एम्पायर है क्या हमेशा एक जैसा रहा, या हमेशा एक जैसा जो है उसमें रूलिंग हुई, या फिर एरिया जो है आपके बड़ा था या छोटा था? तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग को देखना है। प्रोमिनेंट एम्पायर अगर हम लोग देखें तो 1526 से लेकर के आपके 1707 तक, क्योंकि 1707 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि औरंगजेब वहां पर, औरंगजेब का जो रिजीम था, डायनेस्टी थी, या आप ये कहें कि उसका जो रेन था वो वहां पर खत्म हुआ। और औरंगजेब के बाद जितने, औरंगजेब के जो बेटे थे और उसके बाद फिर आगे जो आपके जितने लोगों ने जो है उसको कंटिन्यू किया, जैसे आलम शाह थे, बहादुर शाह थे, बहादुर शाह जफर थे, तो ये सब जितने भी आपके राजा रहे आगे के, तो वो सब जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे और जो है आपके एक तरह से स्ट्रेंथियर नहीं थे। और धीरे धीरे करके औरंगजेब ने, क्योंकि औरंगजेब के टाइम में सबसे बड़ा जो है आपके एम्पायर था मुगल का, इवन अकबर से भी बड़ा जो है एम्पायर जो है एक तरह से औरंगजेब का था। तो इसलिए मुगल जो आपके एम्पायर है, इसमें सबसे पहली चीज़ पूछी जाती है एक कि सबसे बड़ा एम्पायर किसके रेन में था। तो अगर ये कभी पूछा जाएगा तो हमेशा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। औरंगजेब के वक्त जो है वो सबसे बड़ा एम्पायर था। तो ये, और उसके बाद औरंगजेब के जाते ही धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेशन होता गया। छोटे छोटे जो आपके रियासतें जो मुगल एम्पायर के साथ थी, ये धीरे धीरे आपके फिर से अलग होती गई, और अलग हो करके ये छोटे छोटे रूलर्स जितने थे वो फिर अपने आप को उन्होंने डेवलप कर लिया। और जो है आपके जितने भी ब्रिटिश जो है आपके ब्रिटिशर्स क्योंकि आ चुके थे, इसलिए उनका भी एक तरह से प्रभाव पड़ने लगा था, उनका इफेक्ट पड़ने लगा था। और दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि ब्रिटिशर्स तो एक तरह से जो है इनकी ताकत को कम कर ही रहे थे, ये खुद इतने जो है कॉम्पिटेंट नहीं थे एम्पायर,
औरंगजेब के बाद कि जो है पूरी इतनी बड़ी रियासत को देख सकते हैं। तो इतनी बड़ी रियासत को जो है आपके देखने के लिए इनके अंदर कॉम्पिटेंसी चाहिए थी। लेकिन कहा जाता है कि औरंगजेब तक, जब तक औरंगजेब थे तब तक जो है आपके एक तरह से कॉम्पिटेंसी थी मुगल एम्पायर में, लेकिन उसके बाद जितने भी राजा थे इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे जितना बड़ा अंपायर था, और जिसकी वजह से जितने छोटे छोटे जो है आपके एक तरह से डायनेस्टीज का जो है आपके एनेक्सेशन किया गया, और जो है आपके एक तरह से इन डायनेस्टीज को कॉन्फिस्केट किया गया। तो जितना एनेक्सेशन हुआ था अकबर और औरंगजेब के टाइम में, या जहांगीर और शाहजहां के भी टाइम में, जितना एनेक्सेशन हुआ था, जितने भी आपके छोटे छोटे रूलर्स एक साथ मिल गए थे और अंपायर को बड़ा कर दिया था, ये सब अब क्या इंडिपेंडेंट होने लगे, और धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंस इनकी होने लगी, और जिसकी वजह से जो मुगल एम्पायर था ये क्या होने लगा, फिर से सिकुड़ने लगा। मुगल एम्पायर के अगर हम बात करें तो मुगल एम्पायर में सबसे पहली चीज आती है कि मुगल एम्पायर कहां से कहां तक है, ये तो हमने आपको आउटलाइन कर दिया। लेकिन इस पूरे पीरियड में अगर हम लोग देखें तो जो मेन जो है आपके एक तरह से एम्परर रहे, तो उसमें बाबर का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि उन्होंने ही वही फाउंडर थे। बाबर के बाद हुमायूं हम लोग पढ़ेंगे, हुमायूं के बाद अकबर है, अकबर के बाद जहांगीर है, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये जो आपके एक तरह से जितने भी एम्परर थे, इन्होंने कुछ ना कुछ अपने रिजीम में किया है, और जिसकी वजह से आप देखेंगे बहुत ही जो है आपकी एक तरह से उथल पुथल हुई इन जो है आपके सालों में। तो पहले हम बाबर की हिस्ट्री जानने की कोशिश करें कि बाबर से पहले क्या था, या आप ये कहें कि जिनको मुगल हम कह रहे हैं, ये मुगल कौन लोग थे, ये कहां से आए थे, क्या थे। तो पहले तो एक तरह से आउटलाइन हम लोग कर रहे हैं कि किस टाइम से किस टाइम तक कौन कौन से जो है आपके एक तरह से रूलर थे। तो अगर हम देखें तो मुगल एम्पायर, जो कि हमने आपको बताया कि ये 1526 से 1857 तक था। लेकिन जो मेन एम्पायर हम लोग पढ़ेंगे वो कहां तक पढ़ेंगे, क्योंकि आगे औरंगजेब तक जो है आपके एक तरह से ये कहा जाता है कि अंपायर में प्रोमिनेंसी थी। उसके बाद फिर छोटे छोटे अंपायर जैसे शाह आलम वन, बहादुर शाह जफर, तो ये सब जितने थे आपके एक तरह से वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं थे, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे जो है आपके एक तरह से जितने भी रूलर हुए, तो उन्होंने बहुत ज्यादा डायनेमिक काम नहीं किया, बल्कि अंपायर को बढ़ाया नहीं, बल्कि इनका अंपायर सिकुड़ता गया और छोटा होता चला गया। मेनली स्टार्टिंग कहां से है, बाबर से है, और जिनका रिजीम जो है 1526 से 1530, ये आपके एक तरह से रिजीम होता है। फिर इसी तरह से हुमायूं जो है एक तरह से बाबर के बाद आए, और बाबर के बाद 1530 से 1540 तक थे। फिर 15 साल का बीच में गैप था, जो कि आपके शेर शाह सूरी की वजह से था, जो अभी आगे चल करके आप पढ़ेंगे। तो शेर शाह सूरी ने 2 बार जो है आपके एक तरह से वॉर हुई हुमायूं के, और दोनों बार हुमायूं की शिकस्त हुई। उसके बाद हुमायूं को भगा दिया एक तरह से, या हुमायूं भाग गए, आप ये कह सकते हैं फ्लेड कर गए, और 15 साल के बाद फिर वापस आते हैं। और फिर इसके बाद जो है आपके शेर शाह सूरी के बेटा उस टाइम होता है, क्योंकि शेर शाह सूरी मर चुके होते हैं, तो शेर शाह सूरी का बेटा होता है, उनको जो है आपके शिकस्त देते हैं 1555 में, और फिर 1 साल के बाद वो खुद मर जाते हैं। तो इसलिए दूसरा जो इनका काल था वो सिर्फ 1 साल का था। तो इसलिए 1530 से 1540 तक थे ये, और फिर 1555 से 1556 तक। फिर अकबर का जो काल है, अकबर का जो है आपके पूरा रेन होता है 1556 से लेकर के 1605 तक। फिर उनका बेटा जहांगीर 1605 से 1627 तक, और फिर जहांगीर का बेटा शाहजहां जो कि 1627 से 1658 तक, और फिर औरंगजेब जो 1658 से 1707 तक थे। ये तो आपके क्रोनोलॉजी हो गई। क्रम भी पूछा जा सकता है कि किसके बाद कौन था, कौन किसका बेटा था, कौन किसका बाप था, तो वो सब अपने आप आ जाएगा। ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन क्या बनता है कि जो आपके एक तरह से अगर मेन जो एम्परर थे, इन मेन एम्परर में सबसे छोटा रेन किसका था, तो अगर पूछा जाएगा सबसे छोटा रेन किसका था, सबसे कम किसने शासन किया, तो उसका आंसर हो जाएगा बाबर।
और सबसे ज्यादा शासन किसने किया, सबसे ज्यादा साल कौन जो है आपके एक तरह से मुगल अंपायर में था, तो उसमें आपका आंसर क्या होगा, उसमें अकबर एंड औरंगजेब दोनों दोनों 49 ईयर्स तक थे। तो 49 साल की रियासत इन लोगों के पास थी, दोनों के पास। तो अकबर भी 49 साल उन्होंने शासन किया है, 49 ईयर्स, और औरंगजेब ने भी 49 ईयर्स जो है आपके एक तरह से रियासत की है। तो जिसकी वजह से क्या है कि दोनों का लगभग लगभग बराबर टेन्योर होता है, और दोनों ही ऐसे जो है आपके एक तरह से एम्परर थे जिनके जो है टाइम में ये कहा जाए कि जो आपके मुगल था, तो मुगल सल्तनत, मुगल अंपायर जो था वो एक तरह से अपने पीक पर था, अपने उरूज पर था। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो जो सबसे बड़ी डायनेस्टी अगर कहा जाए कि किसके रिजीम में, मुगल अंपायर के किस रिजीम में सबसे बड़ी डायनेस्टी किसकी थी, या सबसे बड़ा जो है आपके एक तरह से एम्पायर कितने बड़े एरिया में जो है बिगेस्ट एरिया में किसका था, तो आंसर हो जाएगा आपके औरंगजेब। तो औरंगजेब का सबसे बड़ा जो है आपके एक तरह से एम्पायर था, और जिस रीजन में अकबर नहीं पहुंच पाए थे, खास तौर से सदर्न इंडिया में, तो सदर्न इंडिया में आप देखेंगे जैसे बीजापुर है, गोलकोंडा है, तो ये जो है आपके एक तरह से अभी नाम आएंगे और जो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि जहां पर जो है आपके एक तरह से अकबर प्लान कर रहे थे जाने के लिए, लेकिन अकबर के प्लान करने से पहले ही जो है आपके जहांगीर जो है एक तरह से कुर्सी पे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से अकबर का प्लान जो है आपके वहीं पर रुक जाता है। तो उनका जो है साउथ में जाने का जो है आपके इरादा था, लेकिन एक तरह से कहा जाता है कि जहांगीर का जो है आपके एक तरह से एक विरोध होता है और वो शासन पे बैठ जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके आपके एक तरह से जो अंपायर बढ़ना चाहिए था वो वहीं तक रुका रह गया, लेकिन उसको कंप्लीट किया औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने आकर के दक्षिण का जो रीजन था साउथ इंडिया, तो वो जो है आकर के कैप्चर किया, इसलिए औरंगजेब के जो एम्पायर था वो सबसे बड़े जो है आपके एरिया में था। अब देखिए ये तो रेन था कि कब कब कितना कितना जो है आपके किस रीजन में कौन था। अब हम लोग ये देखते हैं कि मुगल जो थे, ये मुगल जो थे ये एक तरह से ये कौन थे या किस तरह से आप मुगल को देखते हैं। इंडिया के टाइम में अगर आप देखेंगे तो मुगल जो थे ये कोई नए नहीं थे, ये एक तरह से इंडिया में पहले इनके एंसेस्टर्स आ चुके थे। और ये एंसेस्टर्स कैसे आ चुके थे या किस तरह से थे, तो एक तरह से देखा जाए तो मुगल के पैटर्नल साइड और मैटरनल दोनों, पैतृक और जो मातृक जो होता है, इसके मतलब कि फादर का साइड और मदर का साइड दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग था। जो मंगोल्स थे, मंगोलियन अंपायर जो होता है ये कहा जाता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा अंपायर था। और मंगोलिया का अंपायर क्या था, पूरा आप देखते हैं ऊपर इंडिया के ऊपरी हिस्से में जो पूरा रीजन होता है, इंडिया के पूरे ऊपरी हिस्से में ये पूरा रीजन जो आपके होता है, जो कि तिब्बत या चीन और ये सारे क्षेत्र कहलाते हैं। और इधर जितना भी आपके रीजन है इंडिया के उत्तर में, जो कि उज्बेकिस्तान जो है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब रीजन, पूरा जो रीजन होता है, इन सब में पूरे में मंगोल्स थे। मंगोल्स में जो आपके ट्राइब हुआ करते थे, और आपने पढ़ा था, क्योंकि इंडिया को अगर आप देखें, पहली चीज यहां समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि दिमाग में आपको रखना है, इंडिया तीन तरफ से सेफ था, और इंडिया में जब भी अटैक हुए हैं वो एक तरफ से हुआ है। तीन तरफ से कैसे सेफ था, ये था हिमालय, इधर से कभी अटैक नहीं होगा, ये पूरा जो है सेफ रीजन था। ये जो था बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ, इधर से कोई अटैक नहीं होना। ये है अरेबियन सी, इधर से कोई अटैक नहीं होना। जो खुला हुआ रीजन जहां से अटैक होना है वो इंडिया का ये पूरा रीजन। तो ये जो रीजन था बस इधर ही से आपके नॉर्थ वेस्ट पोर्शन से ही सारे अटैक हुए हैं। तो इवन मंगोल भी इंडिया में जब आए हैं तो मंगोल भी इसी रीजन से आपके आए हैं। और इससे जस्ट पहले आप चैप्टर में जब दिल्ली सल्तनत आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा था मंगोल्स में, मंगोल ने कैसे जो है आपके 2 बार जो है आपके हमला कर दिया था दिल्ली सल्तनत पे। तो उसमें एक किसके काल में था, एक किसके रिजीम में था,
एक था अलाउद्दीन खिलजी के और एक था मोहम्मद बिन तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही मंगोल का आक्रमण हो चुका था, और जिसमें चंगेज खान जो थे, जिनको चंगेज खान भी कहा जाता था, तो चंगेज खान जो थे ये जो है आपके आक्रमण उन्होंने किया था। तो जो मंगोल अंपायर था उनके चंगेज खान जो थे वो एक तरह से आपके जो है प्रोमिनेंट रूलर रहे और पूरे एक बड़े अंपायर पे इन्होंने जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि रूल किया। दूसरी चीज, सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें, सेंट्रल एशिया कहां पे, ईरान का जो क्षेत्र है, तो इराक ईरान का जो पूरा रीजन है ऊपर का, तो वो इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ये सब पूरा रीजन जो था, यहां पर सेंट्रल एशिया में तैमूर थे। तो तैमूर जो था जो है आपके एक तरह से वो आपके बहुत ही बड़े अंपायर को देखता था। तो तैमूर का नाम जो है आपके वर्ल्ड वाइड फेमस है, आपको पता ही है। तो तैमूर के जो है आपके एक तरह से वंशज में ही आपके बाबर आते हैं या मुगल आते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो तैमूर नाम ही अपने आप में एक बड़ा नाम था और पूरे सेंट्रल एशिया में वो लोग थे। तो हुआ क्या कि जब तैमूर का पूरा रीजन जो आपके यहां पर था, तो बाबर जो एक तरह से अगर ये कहा जाए कि बाबर कहां से आए, तो उनके फादर जो थे वो क्या थे, तैमूर के साइड के थे, तैमूर के लाइनेज के थे। लाइनेज के मतलब क्या हुआ कि तैमूर के वंश के, और उनकी मदर जो थी वो क्या थी, चंगेज खान के जो है आपके एक तरह से चंगेज खान के फैमिली से बिलोंग करती थी। तो देखिए बाबर में जो खून था वो दो बड़ी डायनेस्टीज का था। एक मंगोल का था, मंगोल का जो शासन था, उनकी मदर क्योंकि मंगोल जो है आपके एक तरह से फैमिली को बिलोंग करती थी, और उनके फादर जो थे वो पूरे तैमूर से, तैमूर जो थे वो तैमूर जिनको कहा जाता था, तो तैमूर जो थे जो पूरे सेंट्रल एशिया पे पूरा काबिज थे, वो जो है उनके फादर जो है वहां से बिलोंग करते थे। तो अब देखिए दो बड़ी डायनेस्टीज एक तरह से मिल करके तब बाबर बने। इसका मतलब बाबर के फादर भी और मदर भी दोनों जो है आपके प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करते थे, और ये क्या करते थे, ये दोनों जो है एक तरह से जो है आपके एक प्रिंस और एक प्रिंसेस थी एक अपनी जगह के, और वो जो है आपके एक तरह से उनसे जब शादी हुई आपस में, तब जाकर के बाबर का जन्म हुआ। तो बाबर को अगर हम लोग कहें तो बाबर एक तरह से ये कहा जा सकता है कि दो बड़ी डायनेस्टीज के लोगों से मिल करके जो है बने हुए, इसलिए उनके खून में दो बड़ी डायनेस्टीज दौड़ रही थी। तो इसी वजह से जो मुगल थे वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कहां से बिलोंग करते थे, ये दो आपकी बड़ी डायनेस्टी, दैट इज मंगोल और जो है आपके तैमूर। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट लाइनेज ऑफ रूलर्स, लाइनेज ऑफ रूलर मतलब आपके एक वंश जो चला आ रहा है उस लाइन में अगर देखा जाए तो उन्हीं रूलर्स को, मदर साइड जो था वो कहां था, चंगेज खान जो कि 1227 में डेथ कर गए थे, तो उन्हीं के वंश से आई थी उनकी मदर। और रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब्स, चाइना, सेंट्रल एशिया, ये सब क्या था, ये सब जो है आपके इनके मदर साइड चंगेज खान के कब्जे में था। तो चंगेज खान ने क्या किया था, तो ये आपके मंगोल ट्राइब्स, चाइना, सेंट्रल एशिया, ये जो है आपके एक तरह से अगर देखा जाए तो इन सब रीजन पर इनका कमांड था। फादर साइड जो था, सक्सेसर ऑफ तैमूर, तो तैमूर जो थे 1404 में तैमूर थे जो कि पूरा सेंट्रल एशिया को जो है आपके ऑक्यूपाई किए थे, जो कि रूलर कहां के थे, ईरान, इराक या मॉडर्न डे तुर्की। तो पूरा तुर्की उर्की का रीजन इन्हीं के अंडर में था। तो तुर्की, इराक, ईरान, पूरा इनका जो है पूरा साम्राज्य था। तो एक तरह से ये दो बड़े लाइनेज से जब एक तरह से इनकी मदर और इनके फादर जो आपके बिलोंग करते थे, इन्हीं से जो है आपके एक तरह से इनका वंश शुरू हुआ, और इन्हीं से बने जो है आप ये कह सकते हैं इन्हीं के बेटे थे बाबर। अब बाबर तो बने, या फिर बाबर जब आगे की तरफ जो है आपके इनका वंश चलता है तो यहीं से इनका नाम हो जाता है मुगल। मुगल जो है ये एक तरह से बहुत प्राइड फील करते थे, इनका बहुत ही ज्यादा जो है आपके एक तरह से प्राउड फील करते थे,
और इनको प्राइड था इस बात का कि वो दो वंशों से मिल करके आपके बने हुए हैं। यही जो है आपकी मुगल का प्राइड था। तो प्राउडनेस भी थी इस बात की कि तिमोर के फैमिली से बिलोंग करते हैं। मंगोल को ज्यादा वो नहीं जो है पसंद करते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि हमारा नाम मंगोल के साथ जुड़े, जबकि मंगोल सबसे बड़ी डायनेस्टी थी। क्यों नहीं मंगोल के साथ जुड़े? वजह यह थी कि अगर हिस्ट्री देखा जाए तो मंगोल के साथ मंगोल की हिस्ट्री अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है आपके मसार्क किए हुए हैं और नरसंहार जिनको कहा जाता है, तो बहुत लोगों को मारा है और जो है आपके अंपायर बढ़ाने के लिए जो है बहुत ज्यादा जो है चीजों को बढ़ाने की कोशिश की है और एक तरह से अत्याचार बहुत किया था मंगोल्स ने। तो जिसकी वजह से मंगोल ट्राइब्स जो थी वो बहुत ज्यादा अत्याचारी थी। जिस रीजन में जाती थी या जिस जगह पर ये रूलर जाते थे तो वो जो है आपके एक तरह से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, बिहेवियर अच्छा नहीं था। इसीलिए बाबर लोग कभी ये नहीं चाहते थे कि मंगोल साइड वाला जो है आपकी चीज को फ्रंट में लाया जाए, लेकिन वो प्राउडली तिमोर वाला साइड जो है आपके एक तरह से सामने लाने की कोशिश करते थे। वो वंशज थे, आप ये कह सकते हैं वो किस वंश से बिलोंग करते थे? वो कहते थे तिमोर वंश से हम बिलोंग करते हैं, जबकि मंगोल वंश के भी जो है खून उनमें था जो कि उनकी मां का था, लेकिन जो है आपके एक तरह से वो मंगोल को नाम नहीं इसीलिए वजह से नहीं लेना चाहते थे और ना ही उनको फ्रंट में लाना चाहते थे, क्योंकि एक तरह से बैड इमेज बनी हुई थी, बहुत खराब इमेज बनी हुई थी वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो मंगोल्स की, जिसकी वजह से वो ये नहीं चाहते थे कि मुगल जो नाम मंगोल से ही आया है, मुगल जो नाम आया है ये मुगल नाम जो है किसी तरह से बदनाम हो या फिर किसी तरह से ऐसा हो कि जिसकी वजह से जो है आपके आगे चल करके इन लोगों को भी जो है आपके उसी नजर से देखा जाए, उसी नजर से देखा जाए जैसे मंगोल्स को देखा जाता था उस टाइम पीरियड में। अब देखिए अगर मुगल की शुरुआत जो है वो एक तरह से बाबर से ही होती है। बाबर जो है एक तरह से, बाबर के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मतलब डिटेलिंग। हम लोग पहले उनकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि कहाँ से बिलोंग करते थे और किस तरह से वो डेवलप हुए। तो अगर देखा जाए तो मेनली जो है इंडिया के ऊपर जो ये पूरा जो है सेंट्रल एशिया का पूरा रीजन था, इसी रीजन में अफगानिस्तान के ऊपर का भाग, अफगानिस्तान के ऊपर जो है जैसे तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो उज्बेकिस्तान, ये जो रीजन है, इस पूरे रीजन में जो है आपके यहाँ पे एक डायनेस्टी थी और जो है आपके फरगना एक जगह थी, फरगना वैली यहीं पर है, फरगना घाटी। उसी फरगना घाटी में, फरगना में ही जो है एक तरह से बर्थ हुई जो है बाबर की। बाबर जब बहुत छोटी उम्र में थे तभी जो है आपके एम्परर बन गए, लेकिन यहाँ के लोगों ने खास तौर से कौन, जो कि आपके एक तरह से मंगोल ट्राइब्स थे, दूसरे मंगोल ट्राइब्स। मंगोल ट्राइब तो एक तरह से इनको भी माना जा सकता है क्योंकि मंगोल के वंशज ये भी थे, लेकिन मंगोल एक्चुअल ट्राइब्स जो थे, जो उज़्बेक्स के नाम से जाना जाते थे, तो उज़्बेक जो थे वो बहुत ही जो है आपके एक तरह से तेज थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, बाबर को वहां से खदेड़ दिया। तो बाबर को यहाँ से खदेड़ दिया गया। जब बाबर को खदेड़ दिया गया, अब बाबर जो है आपके एक तरह से फरगना क्षेत्र से निकल आए और एम्परर तो थे, लेकिन ये बहुत छोटी उम्र थी और 11 साल की उम्र थी और उसके बाद जो है आपके एक तरह से उनको एम्परर बना दिया गया। लेकिन अब जाए तो जाए कहाँ, तो एक तरह से उन्होंने जो है आपके काबुल की तरफ रुख किया और काबुल की तरफ रुख करने से पहले उन्होंने क्या किया कि वो, क्योंकि इसी रीजन में, ईरान का जो रीजन है वहां पर सफावेद थे, सफावेद का अंपायर था। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार नाम आएगा, 3 बार नाम मेन रूप से आएगा, क्योंकि सफाविद एम्पायर ने सबसे ज्यादा मुगल की जो है हेल्प की है, तो 3 बार जो है मेजर हेल्प की है। तो सफाविद जो आपके एम्पायर था, तो यहां पर आए, ये भी जो है सफाविद एम्पायर किसी तरह से ये कहा जाता है कि तिमूर के ही जो है आपके एक तरह से लाइनेज में ही जो है लोग जो थे उन्हीं का जो है आपकी डायनेस्टी थी। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि दूर के भाई
भतीजे कुछ हो सकते हैं जो कि आपके एक तरह से बाबर के थे, जो कि यहाँ पर उन्होंने जो है बाबर को हेल्प किया, और बाबर की हेल्प से फिर बाबर क्या हुए, फिर उन्होंने जो है आपके एक तरह से अफगानिस्तान के रीजन में, काबुल के रीजन में आए, काबुल जो है उन्होंने जो है कैप्चर किया, और धीरे धीरे करके जब काबुल पहुंचे तो अब इनकी नजर थी जो है आपके एक तरह से इंडिया पे। वजह ये थी कि इनके जो वंशज थे, उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके एंसेस्टर्स जो थे, उनके फोरफादर्स जो थे वो इंडिया आ चुके थे, तो इसलिए उनको सारी जानकारी थी इस रीजन की। तो यहां पर हुआ क्या कि यहां पर जो है आपके काबुल के रीजन में ये पहुंचे, काबुल के रीजन पहुंचने के बाद जो है धीरे धीरे करके आपके ये आगे बढ़े, और इनका जो रूट था उस रूट को अगर आप देखें तो इनका ये रूट था। काबुल से देखिए 1504 में, ये 1516 कंडाहार गए, कंडाहार में जाकर के फिर यहीं पर उन्होंने क्या किया, जो है आपके एक तरह से समावी जो आपके एक तरह से डायनेस्टी थी उनसे हेल्प लिया। उसके बाद ये पेशावर गए, काबुल से पेशावर गए, पेशावर से जो है आपके लाहौर आए, लाहौर से दिल्ली जो है आपके ये एंटर किए। पानीपत का युद्ध ये 1500 जो है आपके 26 में इब्राहिम लोदी से यहीं पर आपके पानीपत के रीजन में हुआ। उसके बाद ये दिल्ली आए, दिल्ली से इन्होंने आगरा जो कि 1528 में आए, 1528 के बाद फिर इन्होंने ग्वालियर में जो है आपके एक तरह से फतेह की, ग्वालियर फतेह करके 1529 में, और फिर 1529 में ही ये गंगा के मैदानों में पहुंच गए। तो यहां तक जो है आपके इस पूरा रीजन में, ये पूरा रीजन अगर आप देखेंगे ये 4 साल में इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, और पूरा नॉर्दर्न इंडिया आप ये कह सकते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया पूरे इनके कब्जे में आ गया सिर्फ 4 सालों में। तो ये जो आपके एक तरह से इनका जो है पैसेज था, और ये कहां था, खाइबर पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस दर्रे से, किस पास से जो है आपके नॉर्थ वेस्ट पोर्शन से जो है आपके एक तरह से मुगल्स आए, तो मुगल्स आए खाइबर पास से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, खाइबर पास से होते हुए जो है आपके मुगल जो है एंटर किए हैं। तो ये जो है इस तरह से जो है आपके एंट्री होती है बाबर की। अब बाबर का रिजीम है क्या, या बाबर किस तरह से जो है आपके एक तरह से, ये तो हमने शॉर्ट में देख लिया कि शुरुआत यहाँ आई, ये इनका पैसेज था, ये इनका पूरा रास्ता था, और यहां तक इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। अब ये कैसे हुआ, कौन कौन सी जो है वॉर, जैसे आपके किस किस ईयर में कहां कहां लड़ी है और किससे लड़ी है, ये अगर हम इनके कैंपेन को देखेंगे तभी हम लोगों को क्लियर होगा। तो इनका कैंपेन क्या रहा है, इसको आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो ब्लू पोर्शन है, ये पूरा रीजन जो था यहां तक जो है एक तरह से बाबर ने ऑक्यूपाई कर लिया था। ये मुगल एम्पायर बाबर का था, जो कि आपके इस रीजन में यहां तक ये ऑक्यूपाई कर चुके थे। भले ही ये आपके दिल्ली पहुंच चुके थे, दिल्ली में यहां पर आकर के जो है पानीपत में इन्होंने युद्ध किया था, फिर आपके दिल्ली पहुंचे, आगरा, और ये जो है आपके इलाहाबाद तक आप ये कह सकते हैं, क्योंकि गंगा और यमुना द्वाब के में पहुंच चुके थे, तो इस रीजन में आए। येलो वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पूरा येलो पोर्शन जो कि नॉर्थ ईस्ट तक चला जाता है, नॉर्थ ईस्ट तक का पूरा रीजन, ये क्या है, ये किसने कवर किया, ये पूरा अकबर ने जो है आपके एक तरह से बढ़ाया। तो ये ब्लू रीजन जो था ये बाबर का था, लेकिन येलो वाला रीजन जो है, जो मेन रीजन था, जहां पे जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है आपके एक तरह से कहा जाए स्ट्रगल थी। वजह ये थी कि यहीं पर राजपूत थे, तो राजपूत जो थे वो सबसे ज्यादा जो है आप ये कह सकते हैं कि जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी, जिन्होंने रास्ता जो है आपके एक तरह से उनकी जो है आपके प्रेजेंस में अकबर आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अकबर की स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि उनको मिला करके वो चलने वाले थे, इसलिए उन्होंने राजपूतों के साथ मिल करके आगे की तरफ बढ़ाए, इसलिए उनका अंपायर बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। तो इसलिए राजपूत के साथ कैसे, क्योंकि आपने मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी हुए हैं, जैसे आपने जानते ही हैं कि बहुत सारे प्रिंसेस जो हैं आपके जो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, क्योंकि अभी तो हम ब्रीफिंग खाली कर रहे हैं। तो जो है आपके जो राजपूत की प्रिंसेस थी, तो प्रिंसेसेस से जो है आपके एक तरह से इन लोगों की
शादी भी हुई है, जिसकी वजह से और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हो गए हैं, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होने की वजह से राजपूत एक तरह से पूरी तरह से अकबर के साथ थे, और जिसकी वजह से बहुत आसानी हुई अकबर को जो है आपके नॉर्दर्न इंडिया को ऑक्यूपाई करने में। अब ये इतना रीजन ऑक्यूपाई करके एक तरह से मिला तो औरंगजेब, क्योंकि वो जो थे औरंगजेब को जो है साउथ इंडिया में, क्योंकि आपके ये नहीं जा पाए, आप ये कह सकते हैं अकबर, लेकिन उनका जो है प्लान था आगे बढ़ने का। जिस टाइम उनका जो है रेन खत्म हुआ है और जहांगीर ने टुक ओवर किया है, उस टाइम तक प्लान ये था कि नीचे जो है गोलकोंडा का जो है आपके रीजन होता है, वहां पर जाने का प्लान था, लेकिन जो है आपके नहीं जा पाए। लेकिन अब क्योंकि बड़ा अंपायर पहले से ही औरंगजेब को मिल चुका था, इसलिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, उनको सिर्फ बढ़ना था आगे। तो औरंगजेब ने अपने रीजन में, अपने रेन में जो है आपके सदर्न इंडिया भी ऑक्यूपाई कर लिया। तो जो ब्राउन कलर से आपको दिख रहा है, ये पूरा ऑक्यूपाई किया गया कब? इन द रेन ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के टाइम में। और औरंगजेब के टाइम तक आते आते मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंडिया का तो हिस्सा था ही, पूरा जो है आपके बांग्लादेश, नेपाल, पूरा जो है आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का रीजन है वो सब के सब ऑक्यूपाइड था आपके। ये कहा जाए कि पूरे जो इनकी एम्पायर था उसी एम्पायर में सब आता था। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर जो है आपके एक तरह से इतना बड़ा जो है कभी भी अंपायर किसी का नहीं रहा। अगर आप देखेंगे तो पूरे इंडिया पे राज अगर किया है तो बहुत ही कम लोगों ने किया है। एक तो अगर आपने जो है आपने पढ़ा होगा मौर्य काल में, तो मौर्य काल जो था उस टाइम जो है आपके एक तरह से रेन, जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तो उस टाइम जो है आपके एक तरह से रेन इतना बड़ा था, लेकिन उससे भी बड़ा रेन, ये कहा जाता है सबसे बड़ा रेन अब तक जो था वो आपके औरंगजेब का था, जो कि लगभग पूरे रीजन को इन्होंने कवर अप कर दिया था। इंडिया का कोई रीजन नहीं बचा था जो आपके अनऑक्यूपाइड रहे, तो सारा ऑक्यूपाइड रीजन था आपके औरंगजेब का। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आपके पूरे इंडिया पर जो है मुगल शासन हो गया, और मुगल डायनेस्टी जो है आपके एक तरह से बस गई थी। तो मुगलों ने एक तरह से पूरे भारत पे शासन किया है, हर जगह पर। जो रीजन जो है अकबर से छूट गया था वो औरंगजेब ने और जो है आपके उनको उस रीजन को और ऑक्यूपाई करके पूरा का पूरा रीजन जो है कवर अप कर दिया। अब देखें मुगल के साथ मुगल डायनेस्टी की सबसे प्रमुख चीज क्या थी, कैसे मुगल डायनेस्टी इतने कम टाइम में कैसे बढ़ गया, क्या रीजन हो सकता है? तो रीजन देखिए, दो तीन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि मुगल के जो है आपके शासन में एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसको आपको जो है आपके हर बार देखने को मिलेंगी। जैसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ह्यूमैनिटी, ये पूरे आपको मुगल काल में मिलेगी। ह्यूमैनिटी इसलिए मिलेगी क्योंकि जो है आपके जो लोग यहां शासन करने आए, ऐसा नहीं कि यहां पर शासन करने आए ये तो इंडिया को लूटने आए थे। हर राजा, फिर देखिए वही चीज है, आप ये सोचेंगे कि हम बाहर का कोई आदमी आया वो शासन करके चला गया, ऐसा नहीं है। कोई भी राजा होता है वो अपने एम्पायर को बढ़ाता है, तो इन लोगों ने भी अपने एम्पायर को बढ़ाया है और यहां राज करके गए हैं। तो ये ऐसा नहीं कि बाहर से आए थे तो ये जो है आउटसाइडर थे। भाई जब पहली बार आदमी कहीं किसी रीजन को ऑक्यूपाई करेगा तो आउटसाइडर तो रहेगा ही, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी जो है खुद की ये जमीन हो गई थी, और खुद जो है आपके यहाँ पर ये ऑक्यूपाइड थे, और यहाँ पर उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था पूरी पूरी जो है आपके स्टेट को। तो एक तरह से जो इंडिया का रीजन जो ऑक्यूपाइड था मुगल के द्वारा, तो ये ऐसा नहीं कि किसी दूसरे की जमीन पर शासन कर रहे थे। एक तरह से जब अपना शासन हो गया और पूरे स्टेट को, पूरे एम्पायर को इन्होंने जीत लिया, तो ये इन्हीं का पूरा जो है आपके रीजन था। पूरे रीजन में अगर देखा जाए, अब पूरे टेन्योर में अगर आप देखें, तो चाहे वो बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे शाहजहां हो, और चाहे जो है औरंगजेब हो, इन सभी के रीजन में कभी किसी जनता पर अत्याचार नहीं हुआ। जनता पर अत्याचार वाली बात कभी नहीं आई।
कि कभी किसी को मारा काटा गया हो या किसी को कभी कभी किसी जनता पे अत्याचार कभी नहीं किया गया किसी राजा के द्वारा, कहीं पर भी आप नहीं पढ़ सकते इस चीज को। तो एक तरह से पहली चीज ह्यूमैनिटी आती है जो कि कॉमन थी सभी राजाओं में। दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज ये थी कि उनके अंदर बहुत सारे जो है आपके एक तरह से अदर देन औरंगजेब, सारे राजा जितने थे वो एक तरह से सारे धर्मों से मिल करके चलना चाहते थे। हम औरंगजेब का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? हो सकता है कि औरंगजेब हिंदू जो है धर्म के लोगों के लिए खराब थे अभी, लेकिन क्योंकि वो इस्लाम फैलाना चाह रहे थे इसलिए हो सकता है कि हिंदू धर्म के लोग उनको गलत नजरिए से देखें, लेकिन उन्होंने जो शासन किया उस शासन को कभी आप देखेंगे तो उसमें कभी कोई अत्याचार किसी धर्म के प्रति नहीं किया, न ही किसी धार्मिक दृष्टिकोण से किसी को जो है आपके एक तरह से ठेस पहुंचाई। तो इस तरह की चीजें नहीं की गई कभी। और आप जब हम आपके औरंगजेब को पढ़ाएंगे तो औरंगजेब को के बारे में हम आपको बताएंगे कि वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने ऐसी चीजें की हैं जो किसी भी एम्परर ने नहीं करी। मतलब जो एम्परर आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह का इंसान क्या कर सकता है। तो ये सारी चीज क्या है? ये हिस्ट्री है। अगर हिस्टोरियंस को आप पढ़ेंगे, जिस नजरिए से आप उसको पढ़ेंगे तो हमेशा जो है आपके उसी नजरिए से दिखाई पड़ेगी। अब अगर हम बाइस्ड होकर के किसी रिलीजन के बाइस्ड होकर के न पढ़े हिस्ट्री को, तो हम ये जानेंगे कि कोई भी राजा को आप देख लीजिए वो कभी भी जो है किसी के एंटी नहीं रहा, और न ही जो है आपके औरंगजेब कभी एंटी था हिंदू के। हिंदू जो है रिलीजन के कभी भी जो है औरंगजेब एंटी नहीं था। हाँ ये जरूर था कि हाँ इस्लाम फैलाने वाले, कट्टर इस्लाम को मानने वाला था, बस इतना ही वो था। कट्टर इस्लाम को मानने वाले का मतलब ये नहीं होता कि जो है वो हिंदू धर्म का विरोधी हो, तो वो हिंदू धर्म का विरोधी नहीं बल्कि कट्टर इस्लाम धर्म को मानने वाला था। और वो चाहता था औरंगजेब की किस तरह से हमें शासन करना है वो हम लोगों को जो है आपके उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से चलना है, इस्लाम जिस तरह से कहता है उस तरह से चलना चाहिए। तो वो सोच उसकी थी। तो बाकी और जितने राजा थे उन सब में, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो आपके जहांगीर हो, चाहे शाहजहां हो, चाहे हुमायूं हो और या बाबर हो, उन सब ने आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि आपके सबके साथ चलने की कोशिश की। खास तौर से राजपूत के साथ बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी और ज्यादातर मैट्रिमोनियल एलियंसेस अगर आप देखेंगे और प्रिंसेस अगर आप देखेंगे तो राजपूत के बहुत सारे जो है मुगल में आई। तो एक तो रिलीजियस टॉलरेंस था, वहां पर किसी रिलीजन के ऊपर कोई थोपा नहीं गया, किसी को ये नहीं कहा गया नहीं अपने धर्म परिवर्तन करिए कभी। इवन औरंगजेब जो कि आपके बहुत ही कट्टरपंथी में आपके शुमार होता है, उनके रिजीम में भी कभी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया, ना ही जो है आपके इस रिजीम में पूरा हुआ। फिर अलाउड हिंदूज टू सर्व इन कोर्ट, तो ये आपके कोर्ट में जो इनके कोर्ट हुआ करते थे उसमें हिंदू पूरी तरह से जो है आपके सर्व करने के लिए उसमें कितने एम्प्लॉय हुआ करते थे। आप अकबर के रिजीम में देखिए जो कमांडर्स होते थे या जितने भी आपके जैसे राजा टोडरमल थे, राजा मान सिंह थे, तो तानसेन थे, ये सब जितने लोग थे ये क्या थे? ये जो है उनके नौरत्नों में से एक थे। तो उस रिजीम में क्या था कि आपके एक तरह से पूरा मुगल एम्पायर को अगर उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप देखेंगे कि चीजें जो है आपके हमेशा फ्लरिश करती गई। और जैसे हमने आपको बताया कि बहुत सारे हिंदू जो है आपके वाइफ्स भी बनाई गई, प्रिंसेस बनाई गई और इनसे शादी भी की गई। तो इसी वजह से आपके मुगल डायनेस्टी जो है एक तरह से बहुत तेजी से बढ़ती चली गई। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे मुगल के कैंपेन को देखते हैं कि कैंपेन इन लोगों का कैसा था या किस तरह से जो है मुगल कैंपेन, मिलिट्री कैंपेन कैसा था। तो अभी हम लोग इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। अभी जैसे बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन से कंसर्निंग है उनको नहीं। देखिए दो चरण में हम लोग पढ़ेंगे, दो स्टेजेस में पढ़ेंगे। पहले हम लोग सब जितना मिलिट्री कैंपेन है और जितना जो आपके एक तरह से जितने भी वॉर्स हैं, बैटल्स हैं, वो पहले हम लोग स्टडी कर लेंगे एक लाइन में। फिर उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है, जो जितना भी आपके एक तरह से डेवलपमेंट्स हुए हैं या कोई भी सिस्टम बना है तो उसके बारे में, उन सिस्टम्स के बारे में जैसे हम लोग
जो है आपके इसके बाद स्टडी करेंगे। तो जब हमें ये पूरी एक रूपरेखा मिल जाएगी कि मुगल कहां से शुरू हुए, कहां तक गए और किस रिजीम में क्या क्या हुआ, तो आपको इनकी जो आपके सिस्टम्स हुए हैं, जैसे मनसबदारी सिस्टम क्या था, तो इसमें किस किस तरह से जो है आपके क्या चीज लागू हुआ होती थी, या इसमें क्या चीज हुआ, तो ये सारी चीज अपने आप आपको समझ में आ जाएगी जब आप इन सब के रेन को जान जाएंगे। तो हम लोग पहले इसको शुरुआत करते हैं कि मुगल जो है आपके एक तरह से मिलिट्री कैंपेन कैसे शुरू होता है। तो बाबर ने, जैसे आपको पता था कि जो आपके एक तरह से एंट्री ली, वो एंट्री कहां पर ली है, वो इब्राहिम लोदी से फाइट की थी 1526 में, जिसको बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना गया था। और बाबर का जो है आपके एक तरह से ये कहा जाए कि इधर आना कैसे हुआ, जैसे अभी हमने आपको बताया, तो जो है आपके एक तरह से काबुल में जो मंगोल ग्रुप्स थे या उज़्बेक्स थे, ये दो आपके ग्रुप ऐसे हुआ करते थे, द उज़्बेक्स जिनको कहा जाता था या मंगोल ग्रुप कहा जाता था। ये जो है आपके फरगना में, जहां ये फरगना में थे, तो फरगना में क्योंकि ये आपके काबिज हो गए थे, इसलिए बाबर वहां से निकले और सफावीद ने इनको जो है आपके हेल्प किया, और जिसकी वजह से काबुल और लाहौर और जो है होते हुए ये दिल्ली पहुंचे, और आकर के जो है इब्राहिम लोदी से जो है दिल्ली से पहले जो है आपके पड़ता है पानीपत, पानीपत में आपके युद्ध हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने दिल्ली, अजमेर, आगरा, और जो है दिल्ली, आगरा, और फिर जो है आगे की तरफ जो है आपके गंगा यमुना द्वाब तक जो है आपके पहुंचे ये 1529 तक, और 1530 में आकर के इनकी डेथ हो गई। तो 4 साल में इन्होंने सारे काम किए। पहली चीज तो ये कि इनको बहुत ज्यादा तेजी से आप ये कह सकते हैं कि कैसे जो है इनको जो है आपके सक्सेस मिलती रही, क्या रीजन था सक्सेस मिलने का। तो जैसे ये 1504 में काबुल पहुंचे थे, 1504 से लेकर के 1526 तक, 1526 इसके मतलब 22 साल लगे काबुल से जो है आपके इंडिया में आने में। इसके मतलब कि बाबर जो है उस टाइम पीरियड में आपके एक तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, इनका स्ट्रगल चल रहा था। वजह यह कि ये वहां से अपने फरगना से निकाले जा चुके थे, ये खुद निकल गए थे, और वहां पर जो है सफावीद की हेल्प लेकर के इन्होंने अपनी आर्मी को बड़ा किया, आर्मी जो है बढ़ाई, और बढ़ाने के बाद तब ये काबुल जो है आपके एक तरह से 1504 में आए, और फिर 1504 से के बाद से धीरे धीरे करके आपके लाहौर आए, लाहौर के बाद जो है इन्होंने आगे जो है एक तरह से अपना कैंपेन को जारी रखा। अब ये कैसे जो है एक तरह से सफल होते चले गए, सफलता की रीजन क्या था। जैसे मान लीजिए इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना थी, जो कि लास्ट जो है एम्परर थे दिल्ली सल्तनत के, बहुत बड़ी सेना थी, बहुत स्ट्रॉन्ग सेना थी, लेकिन फिर भी वो हार गया। कैसे? उसका सबसे बड़ा रीजन था कि एक तो जो है उनके पास जो है एलिफेंट और हॉर्स बहुत ज्यादा मात्रा में थे, बहुत ज्यादा। और होता क्या था कि इनमें और इब्राहिम लोदी के पास भी हाथियों की जो है बहुत लंबी सेना थी। तो लेकिन सबसे जो प्राइम चीज थी वो ये थी कि इनके पास जो है आपके तोपे थी। इन्होंने ये पहली बार जो है इंडिया में तोप का इस्तेमाल करने वाले जो लोग थे वो थे आपके मुगल। तोप नहीं आई थी पहले, तो तोपें जो थी ये आपके एक तरह से बाबर ने स्टार्ट करी। और इब्राहिम लोदी को कहा जाता है वो हारे कैसे, उनकी जो है हार कैसे हुई, इन्हीं तोप के गोलों से। जब तोप के गोले गिरा करते थे तो हाथी बिदक जाते थे, हाथी जो थे वो बिदक जाते थे धमाके की आवाज से, और इस धमाके की आवाज से बिदकने की वजह से वो वापस लौट जाते थे, और वापस लौट करके उन्हीं की सेना को रौंद देते थे। तो जितने भी आपके एक तरह से टैंक, जो आपके एक तरह से जो तोप थी, तोप के गोले जितने पड़े, गोलों के पड़ने से उन इब्राहिम लोदी के हाथी कहा जाता है कि वो खुद उनकी सेना को रौंदते हुए चले गए। वजह यह थी कि उल्टे भागे, वो उलट करके जब भागे तो उन्हीं की सेना को रौंदते हुए चलते चले गए। तो इसलिए हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, और जिन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था इब्राहिम लोदी के इस जो है आपके पीरियड जो है आपके आर्मी को। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इनके पास जो है बेहतरीन जो है आपकी आर्मी थी, जो कि वेल ट्रेंड थी, जो कि आपके हॉर्स पर भी लड़ते थे, और जो है आपके एलिफेंट पे भी लड़ते थे, और
कैवलरीज थी इनके पास, फिर आपके तोप थी। तो ये जो प्लस पॉइंट था जिसकी वजह से जो है आपके एक तरह से आसानी से बाबर की जो है आपके एक तरह से जीत हुई, जो कि जो है इब्राहिम लोदी पर हुई। तो ये पहली जीत थी जिसकी वजह से दिल्ली हाथ में आई। अब देखिए बाबर की हिस्ट्री को अगर जानना है तो बाबर की हिस्ट्री को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि बाबर, जैसे हमें पता था कि 1526 से 1530 के बीच में जो है आपके इन्होंने पूरा जो है आपके एम्पायर को जो है बनाया। और 1526 में सबसे पहले जो है आपके इब्राहिम लोदी को डिफीट दी। इब्राहिम लोदी को कैसे डिफीट दी? इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो है किस तरह से जो है उन्होंने ये यहाँ कैसे पहुंच गए? 1524 में 1524 में दौलत खान लोदी जो थे, ये जो है एक तरह से इब्राहिम लोदी जो थे एक तरह से पूरे रीजन को पकड़े हुए थे, और इन्हीं के जो है भाई थे जो दौलत खान जो है लोदी थे, वो इनको जो है आपके एक तरह से इब्राहिम लोदी ने जो है निकाल दिया था, जिसकी वजह से दौलत खान लोदी जो थे ये बहुत ही ज्यादा जो है आपके एक तरह से ये कहा जाए कि परेशान थे। और इनका मानना था क्योंकि वो जो इब्राहिम लोदी थे ये एक तरह से क्रूएल सुल्तान थे माना जाता है, तो क्रूएलिटी को देखते हुए जो है आपके दौलत खान लोदी ने इनवाइट किया बाबर को कि वो इंडिया में इन्वेड करें और इब्राहिम लोदी को हराएं। इनका जो है ये मानना था। तो ये जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ी बाबर को। वजह ये थी कि बाबर इस टाइम तक क्या थे, इस टाइम तक क्योंकि वो वहां पर फरगना से निकाले जा चुके थे, काबुल जो है में जो है आपके मौजूद थे वो, तो इसलिए जो है इनको ये लगा, काबुल से जो है आपके एक तरह से लाहौर के रीजन तक पहुंच चुके थे ये, तो इसलिए इनको ये लगा कि नहीं अब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के रीजन में आने की। तो खैबर पास होते हुए ये आपके एक तरह से पाकिस्तान होते हुए इंडिया में जो है एंटर किए, और उसके बाद जो है बाबर ने जो है एक तरह से पूरा पंजाब और इस पूरा रीजन जो है ऊपर का, जिसमें जो है दिल्ली और खास तौर से जो है आपके आगरा, दिल्ली आगरा को कैप्चर किया, और कैप्चर करके जो है एक जो है अपने एम्पायर को जो है स्टेबिलिटी दी। अब जैसे बाबर के लिए कहा जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें बहुत शुरू में बता देनी चाहिए थी और जो है आपके एक तरह से मिस कर गई। बाबर एक्चुअल में बाबर का नाम क्या था? बाबर का नाम बाबर नहीं था बल्कि जहीर उद्दीन मोहम्मद था। तो इनका एक्चुअल नेम जो था वो जहीर उद्दीन मोहम्मद था। बाबर किसने कहा? इनकी मां जो है उनको बाबर या बबर शेर से, बबर शेर की तरह ये थे, जिसकी वजह से बबर शेर से उनको बाबर उन्होंने नाम दिया था। तो इसलिए इनकी मां ने इनको नाम दिया था बाबर का। तो बाबर एज सच इनका नाम नहीं था, ये आपके ऐसे बुलाने वाले जो नाम होते हैं वो है बाबर, जबकि इनका एक्चुअल नेम क्या था? जहीर उद्दीन मोहम्मद। तो जहीर उद्दीन मोहम्मद के नाम से ही जाने गए थे। और 14 फरवरी 14 फरवरी 1483 को इनकी जो है आपके एक तरह से बर्थ हुई थी। तो 14 फरवरी आप ऐसे याद कर सकते हैं वैलेंटाइंस डे। तो वैलेंटाइंस डे के दिन जो है आपके जो है बाबर जो है एक तरह से पैदा हुए थे। तो ये जो है आपके इनके साथ था बाबर। और बाबर ने जैसे आपने देखा कि जो रिजीम था, तो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत जो इब्राहिम लोदी को हराया। उसके बाद फिर ये 1527 में 1527 में बैटल ऑफ खानवा, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल था, जो कि राणा सांगा को जो है इन्होंने परास्त किया। और ये जो है एक तरह से राणा सांगा जो है आप ये कह सकते हैं कि राजपूत के रीजन के से बिलोंग करते थे, और राणा सांगा पूरा जो है खानवा के रीजन के एक तरह से रूलर थे। तो खानवा को पूरा रूल करते थे, लेकिन जो है आपके एक तरह से इनसे परास्त हुए 1527 में। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुई, और चंदेरी में मेदिनी राय जो है आपके मेदिनी राय को इन्होंने हराया। जिस टाइम 1527 में खानवा का युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम राणा सांगा ने मेदिनी राय से बोला था, मेदिनी राय से ये बोला कि आप अलायंस में हमारे साथ लड़िए, लेकिन मेदिनी राय ने मना कर दिया था। मेदिनी राय ने मना कर दिया, और जिसकी वजह से राणा सांगा हार गए, और मतलब राणा सांगा हार गए ऐसा हिस्टोरियंस बोलते हैं। और उसके बाद फिर मेदिनी राय भी हार गए, क्योंकि अलग थलग थे। हो सकता है कि दोनों लोग एक साथ होते तो शायद जो है कुछ रेजिस्टेंस मिलता जो है बाबर को,
लेकिन राणा सांगा को 1527 और 1528 में चंदेरी की युद्ध में जो है मेदिनी राय को इन्होंने हराया। और 1529 में बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा नदी के आसपास जितना था, तो ये अफगान फोर्सेस को यहां पर हराते हैं। अफगान फोर्सेस जो है इनसे हारती थी। और 1530 में दिसंबर में जो है आपके इनकी डेथ हो जाती है। और एक तरह से जो है आपके बाबर जो है यहीं पर 1530 तक जो है आपके इन्होंने रेन थी। बाबर जो थे, कहा जाता है कि बहुत पढ़े लिखे थे और जो है आपके एक तरह से पोइट थे, कुछ लिखा करते थे। तो इन्होंने बाबरनामा लिखा, ये टर्किश लैंग्वेज में। ये पहली जो है आपके किताब है जो टर्किश लैंग्वेज में थी। अच्छा, एक चीज और जो है ध्यान रखिए कि दिल्ली सल्तनत की जितनी भी किताबें लिखी गई या उन लोगों की जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, जो लैंग्वेज यूज करते थे दिल्ली सल्तनत, तो वो यूज करते थे टर्किश। लेकिन बाबर के बाद से जितने मुगल एम्पायर हैं वो सब क्या करते थे, पर्शियन। तो बाबर तक टर्किश थी, लेकिन बाबर के बाद से, हुमायूं से जो है आपके सारी चीज पर्शियन में हो गई। तो दिल्ली सल्तनत और बाबर ये टर्किश थी, और उसके बाद फिर जो है पर्शियन में ये चीजें कन्वर्ट हुई। फिर अब्दुल रहीम खाने खाना, अभी इनका नाम और आएगा। इनका नाम तब आएगा जब आप अकबर के नौरत्न पढ़ेंगे, क्योंकि अकबर के नौरत्न में है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी बाबरनामा को कन्वर्ट किया है तुजुके बाबरी के नाम से, तुजुके बाबरी के नाम से कन्वर्ट किया, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में है। तो पर्शियन लैंग्वेज में आपके इसको कन्वर्ट किया है बाबरनामा को। तो पूछा जाता है कि बाबरनामा को किसने जो है पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने जो है आपके कन्वर्ट किया। और बाबर का जो मकबरा है, टूम है, वो आगरा और काबुल, दो प्लेसेस। क्यों आगरा और काबुल, ये पहले समझ लीजिए। आगरा में था, लेकिन ये कहा जाता है कि अपने जो है एंसेस्टर्स के प्लेसेस पर ले जाने के लिए ये पूरा मकबरा जो है आपके शिफ्ट किया गया और वो काबुल में चला गया। तो पहले आगरा में था और फिर उसके बाद जो है आपके काबुल में शिफ्ट कर दिया गया। बाबर की डेथ हो जाने के बाद अब देखिए जो थ्रोन था वो थ्रोन किसको मिलना है या किस तरह से मिलना है। तो कामरान मिर्जा और हुमायूं, ये दो लोग जो हैं थ्रोन के हकदार थे, जिसमें से, क्योंकि जो अभी आप आगे चल करके भी पढ़ेंगे कि जो मुगल एम्पायर था, वो पूरा एम्पायर, मुगल में जितने भी राजा रहे हैं उन सब ने जो है आपके एक तरह से अपनी विरासत को सभी लड़कों में बराबर बराबर बांटा है। तो ये जो है आपके एक तरह से तैमूर से ये सारी परंपरा चली आ रही थी, ट्रेडिशन चला आ रहा था, जो कि और किसी जगह पर इस तरह का ट्रेडिशन नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी इंडियन रूलर्स रहे हैं वहां पर क्या हुआ कि उनका जो सबसे बड़ा बेटा था वो बड़ा बेटे को ही सब कुछ मिलता था और बाकी जितने बचे हुए बेटे थे वो उनके साथ बस रहा करते थे, उनको कुछ नहीं मिलता था। तो यहाँ का ट्रेडिशन इंडिया का, अगर हम लोगों में जो रूलर्स रहे वो उनका ट्रेडिशन ये था। और ये जो बाहर से आए हुए लोग थे जिनको जो है तैमूर का जो है आपके एक तरह से तैमूर जिनके एंसेस्टर्स थे, तो वो जो है वहां से लेकर के अब तक जो आपके मुगल में जितने भी लोग थे बाबर के बाद, या फिर जितने भी हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सभी में ये हुआ है कि बराबर बराबर जो है आपकी चीजें बटी हैं। तो नॉर्मली क्या था कि जब बाबर की डेथ हुई तो बाबर के डेथ के बाद फिर जो पूरा जितना साम्राज्य था, जितना जो है आपके एक तरह से बाबर ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, जितना रीजन, उसको आप मैप में देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैप में आप देख लें, जो पूरा बाबर ने ये कैप्चर किया था पूरा रीजन, इस पूरे रीजन को जो ये कैप्चरिंग था, इसका वेस्टर्न पोर्शन जो आपके था ये मिर्जा कामरान को दे दिया, जो उसका भाई था। और जो ईस्टर्न वाला पोर्शन, जो दिल्ली और आगरा और ग्वालियर, ये सब जो पूरा रीजन था, ये पूरा रीजन जो है हुमायूं को मिल गया। तो हुमायूं रेन करने लगे। तो
जैसी परंपरा थी, ट्रेडिशन थी, ट्रेडिशन के हिसाब से दोनों का बंटवारा हो गया। अब दोनों जो है भाई एक तरह से आपके अलग अलग रीजन पे जो है आपके अपनी रियासत को लेकर के जो है रहने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे करके हुमायूं जो है आपके एक तरह से अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए इन्होंने कई बार जो है अपने भाई की हेल्प भी मांगी, लेकिन अंततः लास्टली अगर देखा जाए तो इनके भाई ने कभी उनकी हेल्प नहीं करी। और इसी वजह से हुमायूं ने जो है, हुमायूं को जो है आपके अपने पूरे लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि मुगल एम्परर में जितने भी एम्परर्स हुए हैं मुगल में, उसमें सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाला, सबसे ज्यादा जो है आपके एक तरह से ये कहा जाए कि परेशान होने वाला जो आपके शासक था वो कौन था? तो उसका आंसर होता है हुमायूं। हुमायूं जो है उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। और उसके स्ट्रगल की कहानी आप खुद ही सुनेंगे, आप देखेंगे कि स्ट्रगल इस तरह से किया है कि जो है आपके एक तरह से अपने थ्रोन पर आया, इस रीजन में आया, रीजन में आने के बाद फिर जो है अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए उसने फिर अपने हिसाब से जो है उसके जो है आपके एम्पायर बढ़ाने का एक जो है कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। तो हुमायूं का जो आपके पहले रेन है वो अगर आप देखेंगे तो 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556, बीच में ये 15 साल का गैप है। इस 15 साल पूरा जो है आपके हुमायूं भटके हैं, स्ट्रगल किया है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ये सिर्फ स्ट्रगल में इनका गया है। तो इसलिए जो है हुमायूं जो थे आपके एक तरह से क्या स्ट्रगल हुआ, कैसे हुआ, ये सब अभी हम लोग सीखते हैं। हुमायूं का असल नाम क्या था? हुमायूं तो एक तरह से उनको टाइटल दिया गया था। तो यहां पर है मिर्जा नासिरुद्दीन बेग मोहम्मद, इनका पूरा नाम था। जैसे जो है आपके जहीरुद्दीन मोहम्मद जो है आपके बाबर का नाम था, उसी तरह से मिर्जा नासिरुद्दीन बेग मोहम्मद जो है आपके नाम था हुमायूं का। और इन्होंने जब 1530 में आए तो बैटल सबसे पहला 1531 में बैटल ऑफ देबरा जो है इन्होंने फाइट किया, और ये था किससे? शेरशाह सूरी से। और इस जो है आपके बैटल में शेरशाह सूरी को उन्होंने परास्त कर दिया, शेरशाह सूरी को हरा दिया। और उसके बाद जो है इन्होंने अपने जो है आपके एक तरह से इसको देबरा का जो पूरा रीजन था वो आपके कवरेज किया। और फिर 1533 में एक बड़ी सी लाइब्रेरी बनवाई और उसका नाम रखा दीन पनाह लाइब्रेरी। अभी देखिए इस लाइब्रेरी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अभी लास्ट में आप देखिएगा क्या होगा दीन पनाह लाइब्रेरी में। तो 1533 में दीन पनाह लाइब्रेरी इन्होंने बनवाई, और दीन पनाह लाइब्रेरी बनवाने के बाद जो है आपके एक तरह से इनको फिर से, क्योंकि शेरशाह सूरी जो है वापस लौटा, और फिर से जो है आपके एक तरह से इनको जो है 1539 में बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, यह शेरशाह सूरी से हुआ। शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर दिया, हुमायूं हार गए। उसके बाद अगले ही साल, क्योंकि चौसा हार चुके थे ये, अब कन्नौज की बारी थी, कन्नौज पर शेरशाह सूरी ने जो है हमला कर दिया, और हमला करके फिर दूसरी बैटल 1540 में जो है कन्नौज में हुई, और शेरशाह सूरी फिर जीते। ये दोनों बैटल जो है आपके शेरशाह सूरी जो है आपके जीते, और यहीं से 1540 से लेकर के 1555 तक ये 15 साल जो है इसी तरह से शेरशाह सूरी और उनका बेटा सिकंदर शाह सूरी ये आपके एक तरह से जो है डायनेस्टी पर था। और एक नई डायनेस्टी आ गई आप ये कह सकते हैं इस 15 सालों में इस नॉर्दर्न इंडिया में, और नई डायनेस्टी का नाम क्या था? सूरी डायनेस्टी, सूरी डायनेस्टी। तो सूरी डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो कौन थे? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी जो है सूरी जो है आपके डायनेस्टी के फाउंडर थे। अब जब दोनों जो है आपके एक तरह से युद्ध में, दोनों बैटल में शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को हरा दिया,
हुमायूं की को इस बैटल के बाद, कन्नौज के बैटल के बाद इतनी बुरी हाल हो गया कि हुमायूं को अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। और हुमायूं जो है अपनी विरासत छोड़ करके भागे। ये पहले कहां गए? ये गए अपने भाई के पास। तो अपने भाई के पास जो इन्हीं के जो है आपके एक तरह से वेस्ट में जो है आपके रूल कर रहा था, तो मिर्जा के पास जब गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है मना कर दिया कि कोई हेल्प जो है वो नहीं दे सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, और जो है आपके ये परेशान बहुत थे। तो इनको ये याद आया कि ईरान में सफावीद जो है आपके एम्पायर था, डायनेस्टी थी, बहुत बड़ी डायनेस्टी थी। तो सफावीद डायनेस्टी जो थी वो भी तिमूर डायनेस्टी से या तिमूर के वंश से ही लिंक थी। इसलिए इन लोगों को, मुगल को सफावीद डायनेस्टी बहुत मानती थी, और इसी वजह से मुगल का कभी भी टकराव सफावीद जो है आपके जो है डायनेस्टी से नहीं हुआ। तो सफावीद, जैसे हमने डायग्राम में आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, एक बार फिर से देख लें आप। ये है सफावीद। सफावीद एम्पायर था जो कि मुगल एम्पायर के इस ओर था। और यहीं पर अगर देखा जाए तो मिर्जा कामरान जो थे वो जो है आपके काबुल और ये सब जितना भी रीजन था पश्चिम वाला, तो उसमें थे, जो अभी का वर्तमान का पाकिस्तान है। और जबकि दिल्ली और आगरा के रीजन में जो है आपके हुमायूं थे। तो हुमायूं ने जो है आपके एक तरह से उनको याद आया, और इन्होंने क्या किया कि हुमायूं जो थे ये शेर शाह सूरी से हारने के बाद पहुंचे जो है आपके एक तरह से सफावीद डायनेस्टी, और वहां पर उन्होंने हेल्प लिया। वहां पर उनको हेल्प मिली, और हेल्प मिलने के बाद घूमते रहे। फिर वहां पर जो है आपके एक तरह से उनको जो है उसी डायनेस्टी में, सफावीद डायनेस्टी में एक कोटियार था, जो कोर्ट में रहने वाले लोग हुआ करते थे, उन्हीं की एक बेटी से जो है आपके उनको जो है मोहब्बत हो जाती है, और सफावीद जो है डायनेस्टी में ही जो है वो शादी कर लेते हैं। और अब जो है आपके एक तरह से कंडीशन ये हो जाती है कि सफावीद डायनेस्टी से जो है आपके एक तरह से जब शादी हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में सफावीद डायनेस्टी भी जो है इनके लिए ये करती है कि बस किसी तरह हेल्प करके इनको जो है विदा किया जाए। तो इनको जो है एक तरह से इन्होंने हेल्प करी, और 1555 में वापस हुमायूं सफावीद डायनेस्टी की हेल्प से फिर इंडिया वापस आते हैं। लेकिन तब तक शेर शाह सूरी नहीं, उनका बेटा जो है यहां पर जो है आपके होता है। तो सरहिंद में जो है आपके बैटल होती है, और सरहिंद में ये बैटल जो होता है ये आपके सिकंदर शाह सूरी को हरा करके जो है आपके एक तरह से हुमायूं जीत लेता है। इसके मतलब हुमायूं अपने पोजीशन पे वापस आ जाता है 1555 में। 1556 में होता क्या है कि ये दीन पनाह लाइब्रेरी में बैठा होता है और पढ़ रहा होता है। उतने में ही मगरिब की अजान होती है, और मगरिब की जब अजान होती है तो अजान सुन करके नमाज पढ़ने के लिए तेजी से नीचे की तरफ भागता है वो। और जब वो तेजी से उस लाइब्रेरी की सीढ़ी से नीचे की तरफ भागता है तो उसी सीढ़ियों से फिसल करके जो है आपके गिर जाता है, सर में चोट आती है, काफी दिन घायल रहता है, और उसके बाद फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो 1556 में एक तरह से जो है हुमायूं जो है एक तरह से एंड कर जाता है इनका जो है पूरी डायनेस्टी। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हुमायूं का जो फेस था वो बहुत ही जो है आपके ये कह सकते हैं कि ज्यादातर टाइम अपने रीजन से दूर था, और जिसकी वजह से स्ट्रगल कर रहा था। तो स्ट्रगलिंग रूलर भी इसे कहा जाता है इसी वजह से।